परीक्षा मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बड़े खुश हैं क्योंकि हमारा एक नया जो सब्जेक्ट है, हम पहले आपसे कहते थे कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बट सबसे शॉकिंग न्यूज़ भी है और बहुत अच्छी न्यूज़ भी है कि आज हम पॉलिटिकल साइंस में, उस राजनीतिक विज्ञान में एक और दूसरे महत्वपूर्ण पड़ाव पर जा चुके हैं, और वो है हमारा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, यानी वेस्टर्न, जो पश्चिमी देशों के, चाहे वो जर्मनी है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे वो जर्मन दार्शनिक यानी रूस के हैं, कहीं के भी हैं, यानी पूरी दुनिया के विचारक और चिंतकों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और टॉपिक वाइज, यानी आप देखें तो आपके सिलेबस का ये महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है कि किस थिंकर्स ने किस प्रकार की बातों को कहा है, और उन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखो कि कोई विचारक, ये बात कभी मत सोचा करें कि कोई विचारक यदि कोई बात कहता है तो वो कितनी गलत है कितना सही है ये हमारा डिसीजन हो सकता है। जी, ऐसा नहीं है कि किसी विचारक ने जो बात कह दी है वो पूर्णतः सत्य है, वो 100% बिल्कुल सच होगी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अलग अलग विचारकों के अपने अलग अलग थॉट्स रहे हैं, और उनको राय देना उनका अधिकार भी है, और अपनी थिंकिंग भी है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने उन ग्रंथों का, अपने जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कैसे किस प्रकार किया है। और देखो, किसी की सोच को हम एक सीमित दायरे तक, मतलब एक सीमा तक उसको सीमित नहीं कर सकते, इसका कोई दायरा थोड़ी है। क्योंकि कोई भी चिंतक यदि अपनी बात कहता है तो वो किसी देश को लेकर या किसी सीमा से परे भी कह सकता है। अब हम पूरी दुनिया के विचारकों की बात करें तो मुझे, शायद मेरी नज़र में पूछा जाए तो मुझे 20वीं शताब्दी के सबसे अच्छे पॉलिटिकल थिंकर्स अच्छे लगते हैं। 20वीं शताब्दी में एक विचारक हुए ओशो रजनीश, शायद आप उनके, पर मैं चाहूँगा कि आप उनको भी पढ़ें एक बार, ओशो रजनीश को। मैं चाहूँगा आप ओशो रजनीश को पढ़ें। शायद मेरी दृष्टि से देखा है तो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं अलग से ओशो रजनीश के ऊपर एक अलग से लेक्चर है उसका एक अलग से प्लान करेंगे, और हम आपको ओशो के बारे में भी बताएंगे, ओशो रजनीश के बारे में, जिनको मैं बहुत बड़ा विचारक मानता हूँ 20वीं शताब्दी का। यानी कहा जाता है उनके बारे में कि उनका मतलब, उनका जो मत था, उनका जो थॉट्स थे, वो इतने पारदर्शी थे, इतने ट्रांसपेरेंट थे कि शायद उनके हर एक शब्द में वजन था, हर एक शब्द में वजन था। और शायद मुझे तो उनकी आवाज़ से ही बहुत डरावना सा लगता है, क्योंकि उनकी आवाज़ में वो अनुभववाद था, उनकी आवाज़ में वो यथार्थवाद था, और उनकी आवाज़ में वो वैज्ञानिकता थी, साइंटिफिक, हमेशा साइंटिफिक तरीके से सोचते थे। उनकी कई बातें तो ऐसी हैं कि समाज को बुरी भी लग जाती हैं, कई सारी बातें ऐसी हैं जिनसे समाज सीखता भी है। तो विचारकों की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि वो मुक्त विचार अध्ययन करते हैं, और इसी मुक्त विचार के कारण कुछ समाज की बातें उनको, मतलब समाज के लिए कुछ बातें उनकी जो कही जाती हैं वो बुरी भी लग जाती हैं, क्योंकि वो लोगों को लुभाने के लिए तो अपनी बात कहते नहीं हैं, उनका तो कुछ अपना थिंकिंग है, अपना कुछ मत है, उनका विचार है। और ये भी सत्य है कि आप यदि 100% किसी भी फिलॉसफर की बात को सत्य नहीं मानते, बिल्कुल ना माने, ठीक है, लेकिन सही गलत का फैसला करते हुए आप उस चीज़ को कहीं हद तक मान सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, विचारकों के अपने ओपिनियन होते हैं जो कई सारी चीज़ें यहाँ पर कह गए हैं, लेकिन हमें उन सारे विचारकों के बारे में पढ़ना है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण बात यह है, और यह सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि इसको पढ़ते वक्त, हाँ लेकिन इसके शुरुआती दिनों में आपको ज़रूर बोरियत फील हो सकती है, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि जैसे ही आप एक व्यक्ति को लेके, यानी एक पर्टिकुलर, जैसे कि हम अरस्तु को पढ़ाएंगे, हम प्लेटो को पढ़ाएंगे, हम जॉन रूसो को पढ़ाएंगे, बेंथम को पढ़ाएंगे, लॉक को पढ़ाएंगे, और मॉन्टेरेस्क्यू को पढ़ाएंगे, जब कभी मौका मिला तो अलग से लेक्चर प्लान करके हम एक ओशो रजनीश के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, और इनकी बातें कहीं हद तक कुछ समाज को हिट भी करती हैं, और कहीं हद तक समाज के लिए बेनिफिशियल भी होती हैं, ठीक है। बस बात होना चाहिए कि सुनने वाला व्यक्ति, उसका दृष्टिकोण कैसा है, क्या दृष्टिकोण यूनिवर्सल है, या दृष्टिकोण जो है बहुत ही कंसाइज है। कंसाइज दृष्टिकोण से इस सब्जेक्ट को मत पढ़ना, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अपने दिमाग को खोल देना, और किसी भी तरीके की कोई राजनीतिक टिप्पणी, कोई धार्मिक टिप्पणी इस पर नहीं होना चाहिए। मैं फिर बता दूं, पहला लेक्चर है मेरा इस सब्जेक्ट का, और इसी में आपको बता रहा हूं कि यदि मैं किसी दार्शनिक की बात को दोहराऊं
या बोलूं तो किसी भी तरीके से कोई धार्मिक टिप्पणी मेरी नहीं होगी और ना ही मैं राजनीतिक टिप्पणी करूंगा, क्योंकि उन दार्शनिकों ने जो अपने मुक्त अध्ययन से, अपने स्टडी से जो उन्होंने रिसर्च किया, रियलाइज़ किया, मैं यहाँ पर सारी बातें आपके सामने बताऊंगा। यानी मेरी तरफ से किसी भी जाति पर, मेरी तरफ से किसी भी धार्मिक दृष्टि से कोई भी टिप्पणी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दार्शनिकों ने कई सारी ऐसी बातें कही हैं समाज के किसी एक वर्ग को लेकर भी, क्योंकि मेरा बताना तो कर्तव्य है, क्योंकि हम सब्जेक्ट ही ऐसा पढ़ रहे हैं। अब यदि मैं ये मान के छोड़ दूं कि भाई उस पॉलिटिकल थिंकर्स ने ऐसी बात कही कि किसी जाति को बुरा लगा या किसी धर्म को बुरा लगा, तो ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि फिलॉसफर हैं, उनकी बातें अच्छी बुरी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ 100% सही मत मानना, यानी आपको सही गलत का फैसला करना है। क्या जो थिंकर्स ने कहा है क्या वो कितना सही है और कितना गलत है। बस इसी चीज़ को जानने के लिए हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके राजनीतिक फर्स्ट ग्रेड जो है उसका बहुत बड़ा एक सिलेबस का भाग है। और आप तो खैर राजनीति विज्ञान के छात्र भी हैं, तो इस बात को तो जानते होंगे कि यदि कोई फिलॉसफर अपनी बात को कहता है तो वो किसी ना किसी समाज में किसी जाति, किसी धर्म को लेकर टिप्पणी ही होती है। ठीक है, बस देखने वाले का दृष्टिकोण होना चाहिए कि वो किस दृष्टिकोण से उस चीज़ को रियलाइज़ करता है, किस चीज़ को दृष्टिकोण से किस चीज़ को जज करता है। ठीक है, तो आप तो खुद राजनीति विज्ञान के छात्र हैं और मैं राजनीति विज्ञान का शिक्षक तो नहीं, लेकिन मैं शिष्य जरूर कहूँगा इसको। ठीक है, क्योंकि अभी हम इतने बड़े भी नहीं हुए कि हम शिक्षक बन जाएं, लेकिन अभी हम शिष्य हैं इस विषय के। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ये आपके सब्जेक्ट जो है उस सब्जेक्ट का नाम है। अभी टॉपिक तो आया ही नहीं है, चैप्टर तो अभी आया ही नहीं है, तो लिखेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। आजकल मेरा अब तो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है आपका नया, आप बहुत बड़े दौर से गुजरे हैं। जो अभी आपका जो पॉलिटिकल थ्योरी चल रही थी वो बहुत बड़े दौर से गुजरे थे आप, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक की हम बात करें तो ये किस प्रकार से हमारे जीवन, यानी सब प्रकार से देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलना है, लेकिन सारे प्रकार से जिन थिंकर्सों ने अपनी बात को कहा है वो कितना सही थी, कितना गलत थी, ये उस पर क्या हम आलोचना कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बात को भी देखा जाएगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ाते वक्त टीचर को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, ये सत्य बता दूँ, क्योंकि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है ही विवादित सब्जेक्ट है। मैं सच बताऊंगा आपको, ये सबसे बड़ी विवादित सब्जेक्ट है। जब पढ़ाने वाले का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होता है कि वो किसी पर टिप्पणी ना करे, लेकिन सुनने वाले के दृष्टिकोण को हम भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए आपसे भी यही गुजारिश है, और हम तो खैर ध्यान रखेंगे ही इस पढ़ाते वक्त इस सब्जेक्ट को। आजकल मेरा एक बहुत डेली रूटीन चल रहा है, जब भी मैं कभी बोरियत फील करता हूँ तो मैं ओशो रजनीश को सुनने लग जाता हूँ। आज भी मेरा डेली रूटीन है। जैसे कि कई इंस्टाग्राम पे देखते हैं और उनकी कई सारी बुक भी हैं। जब भी मैं कभी मार्केट्स में निकलता हूँ तो बस मुझे एक ही बुक की तलाश होती है, और वो है ओशो रजनीश की। ओशो रजनीश की बुक मुझे कहीं से भी मिल जाए, यानी जो भी उनका सोर्स मिलता है, मैं पढ़ने का कोई मौका नहीं छोड़ता। ओशो रजनीश की बुक काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ मैं उनसे, हर चीज़ से, क्योंकि मैंने उनको सही गलत करते हुए सारी चीज़ों पर फैसला भी किया है और उनको काफ़ी ऑब्जर्व भी किया है। ओशो रजनीश के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताते रहेंगे, लेकिन अलग से इसका क्लास भी हम लेंगे। ठीक है, तो चलिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें तो पहले हमें थिंकर्स से पहले जानना, हमें थिंकर्स को नहीं जानना, पहले हमें थिंकर्स जो सोचते हैं, जो थिंकिंग करते हैं, वो क्या सोचते हैं। अच्छा, सीधी बात है कि वो क्यों सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा है कि तालमेल ऊपर से बैठाना पड़ता है, नीचे से नहीं। ऊपर वाले से तालमेल आपने बैठा लिया, ऊपर वाला मतलब हमारा भगवान, तो आपको शायद ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आएगी। सबसे बड़ी बात है कि कोई थिंकर्स स्टडी करता है, अध्ययन करता है, तो बात यह है कि क्या वो अपना अध्ययन किस परसेप्शन से करता है, उसका परसेप्शन क्या है। क्या वो सोसाइटी के परसेप्शन से कर रहा है, किस परसेप्शन से अपना वो थिंकिंग कर रहा है। और थिंकर्स जो है वो, यानी थिंकर्स से पहले वो थिंकिंग हुआ, यानी किसी भी व्यक्ति ने जब कोई बात बोली तो उससे पहले उसका 50 साल का रिसर्च रहा है, उसका 40 साल का रिसर्च रहा है, जिसने जो बात सोची। तो पहली बात तो
चिंतन क्या है, हम इस बात को देखेंगे। तो डालेंगे, चैप्टर का नाम आपको बता दूं, चैप्टर का नाम होगा आपका राजनीतिक चिंतक का स्वरूप। डालेंगे राजनीतिक चिंतकों का स्वरूप, राजनीतिक चिंतकों का स्वरूप। ये चैप्टर का नाम है आपका राजनीतिक चिंतकों का स्वरूप, यानी नेचर ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स। जी, पहले तो इनकी प्रकृति जान लेते हैं भाई। जब तक हम इनकी प्रकृति को नहीं जानेंगे, मैं कितना भी कुछ कह दूं कि अरस्तु ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, चाणक्य ने ये कहा। चाणक्य तो खैर एक इंडियन फिलोसफर हैं, लेकिन वेस्टर्न फिलोसफर में बात करूं तो जॉन लॉक, जॉन रूसो, मैं कितना भी बोल दूं, सिर्फ आप उसको रटने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन इससे पहले हमें प्रकृति को जानना होगा कि राजनीतिक जो थिंकर्स हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वेस्टर्न के, इनका नेचर क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, ये किस आधार पर अपनी बात को कहते हैं और किस आधार पर इनकी बातें जहाँ तक सत्य हो जाती हैं या नहीं भी होती। चलिए, तो पहली बात करें थिंकर्स। अब वो थिंकर्स कब बना? जब उसने कोई अपनी बात को थिंकिंग किया होगा, अपनी बात को सोचा होगा। अब किस बारे में सोचा? भैया देखो, ये तो उसकी पर्सनैलिटी ही बताएगी। ठीक है, अभी हम ये फैसला नहीं कर सकते कि वो किस प्रकृति में सोच रहा है या किस परसेप्शन से सोच रहा है। ठीक है, तो बात करें राजनीतिक थिंकर से पहले मैं पॉलिटिकल थिंकिंग को बताऊंगा। ये राजनीतिक चिंतन क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, यानी सब्जेक्ट में चैप्टर और चैप्टर में टॉपिक, तो चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है राजनीतिक चिंतन का अर्थ। राजनीतिक चिंतन का अर्थ, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये आता है। यानी जब हम पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो थिंकर्स ने पहली बात तो किस परसेप्शन से सोचा, यानी उसका जो अर्थ है, इस चिंतन का अर्थ क्या है। तो चिंतन के अर्थ को हम सही तरीके से देखेंगे कि उन्होंने किस परसेप्शन से, किस दृष्टिकोण से, किस स्टडी से अपनी बात को कहा और अर्थ को जानेंगे। तो राजनीतिक चिंतकों की यदि अर्थ की बात करते हैं हम आज, चिंतन आप भी तो करते हैं। लोग, आपके गुरु क्या कहते हैं? हमारे गुरु तो ये कहते थे कि भैया सुबह उठ के 5 बजे मेडिटेशन करो, ध्यान करो। अब ये ध्यान क्या चीज़ थी? ध्यान चिंतन ही तो था। आप जो योगा में कहा जाता है, अभी तो 21 जून आ रहा है, 21 जून आ रहा है वर्ल्ड योगा डे। अब योगा डे में भी मेडिटेशन को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी ना। तो योगा का एक हिस्सा है मेडिटेशन, और मेडिटेशन इज कॉल्ड मनन या चिंतन या थिंकिंग होती है। ठीक है, तो मेडिटेशन करना, ध्यान करना, कहते हैं लोग कुछ कि ओम का जाप करो। ओम का जाप करने से क्या होता है? मनन होता है, चिंतन होता है, यही बात है। और जब कहते हैं कि स्टूडेंट के लिए भी होता है कि आपने जितने दिन में पूरा पढ़ा है, यानी आपने मान लो 9 घंटे की पढ़ाई की, आपने 6 घंटे की पढ़ाई की, उसमें आप रात में सोते समय पहले बस इतना सा चिंतन कर लें, इतना सा थिंकिंग कर लें कि आज आपने किया क्या। यदि आपका आंसर पॉजिटिव मिला, क्योंकि खुद से ही पूछना है, खुद को ही आंसर देना है, क्योंकि आप सोते समय जाते हैं तो कमरे में आपके पास कोई नहीं होता, ठीक है, आपके अलावा। तो उस समय ये सोचें कि आज आपने किया क्या, दैट्स कॉल्ड चिंतन। मेडिटेशन करना, दैट्स कॉल्ड चिंतन। ठीक है, अब बात करते हैं चिंतन की। तो राजनीतिक चिंतन यानी राजनीतिक समस्याओं के बारे में जो चिंतन किया जाएगा वो राजनीतिक चिंतन होगा। अब बात करें तो राजनीतिक चिंतन का मतलब होता है कि राजनीतिक समस्याएं, अब राजनीतिक समस्याएं जैसे कि शासन, कानून, विधि या विधान की समस्याओं, उसकी प्रकृति और उसके उद्देश्यों के बारे में क्या क्या सोचा जाता है, और राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ी समस्या को समाधान करने के लिए जो विचार किया जाता है वही राजनीतिक चिंतन होता है। क्योंकि पॉलिटिकल से मतलब है पॉलिटिक्स। मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस से भी जो पॉलिस शब्द था, पॉलिटिक्स जो शब्द था, उससे ही बना है। तो राजनीतिक मतलब होता है कि यदि कोई राजनीतिक चिंतक शासन की, कानून की प्रक्रियाओं और उद्देश्य के बारे में क्या क्या सोचता है
और उससे जुड़ी संस्थाओं की समस्याओं के बारे में क्या विचार रखता है, उसे कहते हैं राजनीतिक चिंतन, यानी थिंकिंग। यानी थिंकिंग किसने की? थिंकर्स ने की। और थिंकर्स ने क्या थिंकिंग की? वो ये थिंकिंग की कि आज हमारे समाज में जो भी शासन चल रहा है, जो भी कानून चल रहा है, उसकी उद्देश्य और उसकी प्रकृति क्या है, पहली बात। अब उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए वो क्या विचार रखता है अपना, उसे पॉलिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और जो पॉलिटिकल थिंकिंग करेगा वही पॉलिटिकल थिंकर्स कहलाएगा। इसके लिए कोई सरकार आपको सर्टिफिकेट बांटती नहीं, डोलती। आप भी पॉलिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं कि आपके चारों तरफ जो शासन चल रहा है, या बहुत से होते हैं जैसे कि मैं हूं, मैं अपने ज़िले में जब भी कोई नया जिला कलेक्टर पोस्टेड होता है तो मैं पहले ये देखता हूं कि हमारा डीएम क्या काम कर रहा है, शासन में क्या कमी है, कहीं वो करप्टेड तो नहीं है, ऐसी चीज़ें मैं देखता हूं। तो इसका मतलब मैंने अपने ज़िले के शासन को अच्छे से देखा है, मैंने उसको अध्ययन किया है, दैट्स कॉल्ड चिंतन। ओके, तो आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। चिंतन का अर्थ ये कह रहे हैं सर कि किसी भी प्रकृति, किसी भी वस्तु की प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में सोचना और उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान करने के बारे पर विचार करना, यह क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। और इसको जब राजनीति से जोड़ेंगे तो शासन और कानून की बात कर देंगे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो रात में सोचते हैं कि यार मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूँ, यानी आपने उद्देश्य को जाना है और उस उद्देश्य में आने वाली समस्याओं को आपने समाधान कर लिया। रात में किसी से कहकर सो गए कि भाई मैंने समाधान कर लिया है, यानी मैंने अपना मेडिटेशन कर लिया है। ठीक है, अब सोते हैं और कल मिलते हैं। ऐसे ही अपने दोस्तों से बात करते हैं आप। चलिए, तो इसको पहले परिभाषित करते हैं। राजनीतिक चिंतन का अर्थ लिखेंगे, जब भिन्न भिन्न राजनीतिक चिंतकों द्वारा, जब भिन्न भिन्न राजनीतिक चिंतकों द्वारा, राजनीतिक चिंतकों द्वारा या विचारकों के द्वारा, या विचारकों के द्वारा, विचारकों के द्वारा शासन एवं कानून, क्योंकि राजनीतिक बात हो रही है, क्या हो रही है? राजनीतिक बात। शासन एवं कानून शासन एवं कानून की प्रकृति व उसके उद्देश्य के बारे में सोचना, उसके उद्देश्य के बारे में सोचना, उसके उद्देश्य के बारे में सोचना। देखो, पहली बता दूं, हमें बेसिक्स लेवल कर रहे हैं और बेसिक लेवल यदि हमारा अच्छा है, हम थोड़ा धीरे चलेंगे, एक दो दिन हम धीरे चलेंगे, लेकिन हम फिर उसी रफ्तार पर आएंगे। रफ्तार मतलब हमें कोई दौड़ना नहीं है, बस कहने का मतलब है कि यदि हम 2-3 दिन अच्छे से समझ लिए इस चीज़ को तो हमें सारी चीज़ें याद रहेंगी लंबे टाइम, लंबे इस वक्त तक, जब तक हमारा एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर नहीं हो जाता। यही बात है। तो 2-3 दिन हम पहले बहुत बेसिक लेवल से चलेंगे, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वी अटेंशन। ओके, कानून व प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, और इनसे जुड़ी संस्थाओं में आने वाली समस्याएं और शासन व कानून और शासन व कानून से जुड़ी राजनीतिक संस्थाएं, कानून से जुड़ी राजनीतिक संस्थाएं, कानून से जुड़ी राजनीतिक संस्थाएं, कानून से जुड़ी राजनीतिक संस्थाओं में आने वाली समस्याओं, संस्थाएं में आने वाली समस्याओं पर क्या विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं। ठीक है, इसे चिंतन कहा जाता है। इसे चिंतन या आप कह सकते हैं मनन करना, मनन कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक चिंतन
राजनीतिक चिंतक ही कर सकते हैं। यानी कोई भी थिंकर्स जो होगा वो थिंकिंग ही करेगा, उसका काम है थिंकिंग करना, और थिंकिंग करने के बाद उस बात को प्रमाणिक भी करना, ये थिंकर्स का काम होता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप समझ गए। कभी ये नहीं पूछेंगे कि सर व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेडिटेशन, चिंतन, थिंकिंग, ये सारी आपके बात से दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। यदि मैं यहाँ से पॉलिटिकल शब्दों को भी हटा दूँ और चिंतन को रखूँ, तो आप यहाँ शासन और कानून को हटाकर अपनी चीज़ों को यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो अपनी लाइफ से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे लाइफ की कोई प्रकृति है, उसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके पॉलिटिकल थिंकिंग की परिभाषा, कि जब कोई भी राजनीतिक चिंतक शासन व कानून की प्रकृति और उसके उद्देश्य के बारे में सोचने लग जाए और उससे जुड़ी आने वाली समस्याएं जो हैं उन पर विचार करने लग जाए, तो वो चिंतन होता है जो राजनीतिक चिंतक भली भांति कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, इनमें सभी आते हैं, अरस्तु आते हैं, और हम बात करें तो इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो उसमें मनुस्मृति है, शुक्र नीति है, शांति पर्व, महापर्व का शांति पर्व है ना, और कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है, कई सारे हैं। ठीक है, चलिए, उनको भी हम पढ़ेंगे, वो अलग से एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट से अलग है बिल्कुल। तो राजनीतिक चिंतन का अर्थ आपको समझ में आ गया। अब बात आती है, अब किसी भी थिंकर्स ने जो चिंतन किया है वो कहां से किया है? कोई ना कोई ग्रंथ है, कोई ना कोई किताब जरूर होगी, या उसने ऐसा कुछ पढ़ा होगा जिसने उसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया। अब वो चिंतन कहां से कर रहा है? किसी ने स्टडी तो किया होगा, कोई ना कोई तो पुस्तक या कोई ना कोई ग्रंथ या कोई ना कोई कृति ऐसी होगी जिस पर उसने विचार किया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारा गौरव ग्रंथ। क्या है? गौरव ग्रंथ। यानी गौरव ग्रंथ की बात करें तो गौरव ग्रंथ को हम कई सारे महान ग्रंथ भी बोल सकते हैं। गौरव का मतलब एक महान की बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, ये कोई ग्रंथ का नाम नहीं है गौरव ग्रंथ, ये एक गौरव ग्रंथ का मतलब है महान ग्रंथ। ऐसे कौन से महान ग्रंथ हैं जिन्होंने राजनीतिक चिंतकों ने वहां से चिंतन करना प्रारंभ कर दिया था? ठीक है, चलिए, क्योंकि कोई ना कोई सोर्स तो रहा होगा, पेट से तो कोई चिंतक नहीं बन के आया, जो उन्होंने अपनी स्टडी को ऐसा बना लिया, उन्हें कोई किताब मिल गई तो उन्हें अपने जीवन का सहारा मिल गया। चलिए, तो डालते हैं गौरव ग्रंथ की भूमिका, लिखें। गौरव ग्रंथों की भूमिका। अब ये गौरव ग्रंथ है, यानी मैं इसको महान ग्रंथ बोलूं तो ठीक रहेगा। आप सोचेंगे सर अपना नाम लेके ज्यादा खुश हो रहे हो आप, हैं? चलो ठीक है भाई, तो किसी को हमारे नाम से आपत्ति है तो हम महान ग्रंथ कर देते हैं इनको। अब तो खुश हो। फिर ये कहोगे सर यहाँ भी आप मोनोपोलॉजी कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक अधिकार स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये अपने नाम से जोड़ा नहीं है मैंने, ये ग्रंथ में ये महान ग्रंथों की बात हो रही है। पता चल जाएगा ऐसे कौन से ग्रंथ हैं। अब जैसे कि बात करूं, इंडियन फिलॉसफी की बात करें, इंडियन फिलॉसफर की बात करें, आचार्य चाणक्य की बात करें, चाहे मनुस्मृति, चाहे महाभारत का शांति पर्व। अब महाभारत की बात करें तो रामचरितमानस, रामायण, कई सारे पुस्तक हैं, विष्णु पुराण, कई सारे हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, गीता है। ये गीता क्या है? गीता जो पुस्तक है धार्मिक दृष्टि सबसे महान ग्रंथ है। तो हमारे यहाँ भी भारतीय परंपरा में देखें, कई सारे इंडियन भारतीय चिंतकों ने भी यहाँ से अध्ययन किया है, गीता से, विष्णु पुराण से, वेद पुराणों से अध्ययन किया है, इसलिए इन्होंने उस ग्रंथ के आधार पर कुछ बातें कह दी हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, देखो, अब इनकी उपयोगिता की बात करें, यानी भूमिका की बात करें। चलो, अब मुझे एक चीज बताइए कि जब भी कभी हम मानव की बात करते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, तो देखो, मानव के विकास में तीन चीज सबसे बड़ी फैक्टर होती हैं। मैं तो सही बताऊं, और इस बात को मैं साबित भी कर सकता हूं बिल्कुल प्रमाण के साथ। विकास यानी मेरे विकास में, यदि मैं अपने विकास की बात करूं तो मेरे विकास में तीन चीज फैक्टर रही हैं, और मुझसे बना है समाज, और समाज से बना है राज्य। पॉलिटिकल साइंस कहती है इस बात को। चलिए, अब मैं यदि अपने विकास की बात करूंगा तो मेरे पीछे तीन फैक्टर काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? एक तो मेरे पीछे काम कर रहा है इतिहास, यानी मानो एक्स नाम का व्यक्ति है और इसके पीछे तीन फैक्टर काम कर रहे हैं। एक तो काम कर रहा है इसका इतिहास, एक इसका काम कर रहा है साहित्य,
एक काम कर रहा है साहित्य, और एक काम कर रहा है दर्शन यानी फिलॉसफी। एक तो है इतिहास, एक है साहित्य और एक है दर्शन। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर यहां पर एक्स नाम के व्यक्ति के पीछे काम कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। ठीक है, यानी ये कहता है कि समाज को विकसित होने में, और समाज में कौन आते हैं, समाज में प्राणी, यानी समाज में बात करें तो मुख्य रूप से मानव आते हैं। ठीक है, समाज में बात करें तो मानव ही आते हैं। ठीक है, अब समाज को विकसित होने में उसका कोई इतिहास रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही ऊपर से एक एलियन आया, जैसे कि कोई मिल गया मूवी है जादू, उसमें एक मशीन आती है, नीचे आती है और उसमें कई सारे एलियन पृथ्वी पर उतर जाते हैं। तो ऐसा तो यहाँ पर हुआ नहीं होगा कि कोई समाज है 100 लोगों की भीड़ ऊपर से आई होगी और एक दिन यहाँ पर आके बस गई तुरंत। यानी बात करें तो बनमानुष से बात करें, जो इंसान पहले था, जिसकी नेचर पहले बंदरों जैसी थी, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, तो वो धीरे धीरे इंसान में बदलने लगा। इंसान से बना तो आदि काल में क्या होता था, कई सारी चीज़ों की बात करें तो आग जलाने के लिए माचिस भी नहीं हुआ करती थी, और सामान ले जाने के लिए वाहन भी नहीं हुआ, व्हीकल्स भी नहीं होते थे। तो उन बेचारों ने लकड़ी काट कर वाहन बना दिए और पत्थरों से आग जलाना प्रारंभ कर दिया। ऐसे धीरे धीरे करके अब ये उनका इतिहास बनता जा रहा है। और जब वो कभी सोचते होंगे यार पत्थरों से भी आग जलाते थे हम तो बड़ी हंसी आती होगी उनको। मतलब आज का मानव सोचे इस बात को कि आज तो कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, गैस जलाने के लिए भी लाइटर आता है, इलेक्ट्रॉनिक भी आ गए हैं आजकल, तो चार्जर भी हैं उनके साथ। सोचो कितना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है। तो इसका मतलब यह है कि मानव समाज के विकसित होने में इतिहास का सबसे बड़ा कदम रहा है, सबसे बड़ा कदम रहा है। ठीक है, अब आने वाली पीढ़ी कभी पत्थरों से आग नहीं जलाएगी। यानी उनकी पीढ़ी ने, उनकी पूर्वज की पीढ़ी की बात करें, यानी मेरी बात करूं, मैं 50वीं पीढ़ी की बात करूं अपनी, तो उन्होंने शायद पत्थर से आग जलाई होगी। यदि मैं अभी 50वीं पूर्व पीढ़ी की बात करूं तो जलाई होगी, डेफिनेटली सी बात है। इतिहास का सबसे बड़ा फैक्टर है। साहित्य की बात करें तो कोई ना कोई साहित्य ऐसा रहा है, यानी हमारे पीछे हमारा जो कल्चर है ऐसा रहा होगा, क्योंकि हम अपने कल्चर में ही ढलते आए हैं और हमारे मानव सभ्यता का विकास होता चला आया है। ठीक है, चाहे तो हम धार्मिक दृष्टि से बात करें, ठीक है, जैसे कि हिंदू रीति रिवाज में देखें तो हमारा साहित्य रहा है कि हम इसी तरीके के विवाह करते आए हैं, बड़े धूमधाम से हमारे यहाँ पे सब रिवाज होते हैं। रीति रिवाज की बात करें, परंपराओं की बात करें, तो ये हमारा कल्चर रहा है, साहित्य रहा है, पहली बात। दूसरी बात करें दर्शन, दर्शन का मतलब होता है मुक्त अध्ययन। क्या होता है? मुक्त अध्ययन। इसको हम मुक्त अध्ययन बोल सकते हैं भाई, दर्शन, फिलॉसफी। और फिलॉसफी का मतलब होता है मुक्त अध्ययन करना। आपने भी दर्शन पढ़े हैं, जैसे कि आप अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, मान लो कोई भी, यदि 5वीं क्लास का व्यक्ति, यदि 5वीं क्लास का कोई बच्चा ABCD पढ़ रहा है, तो वो अपने स्तर पर उसी लेवल की तैयारी कर रहा है। ABCD को दिन रात लगने में पढ़ा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें याद कर रहा है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है, तीनों फैक्टर बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चा भी कभी कभी मुक्त अध्ययन कर लेता है। आपने देखा होगा बच्चा कभी कभी ऐसी बात कह देता है जो माता पिता को भी समझ में नहीं आती, छोटा सा बच्चा। तो उसके दिमाग में अचानक ये चीज़ें आई कहाँ से? उसके इतिहास से आई हैं, उसकी पीढ़ी से आई हैं। कभी कभी ऐसी बात कह देता है जो माता पिता को समझ में नहीं आती और उसे चुप कर देते हैं फिर। इसलिए तो यही बात मैं कह रहा हूं कि मानव समाज के विकास में सबसे बड़ी भूमिका इतिहास की, साहित्य की और दर्शन की रही है ना। और ये सारे क्या हैं? इतिहास, साहित्य, दर्शन, ये सारे महान ग्रंथ हैं। क्या हैं? महान ग्रंथ। और ये महान ग्रंथ आज से मौजूद नहीं है। गीता की बात करें, चलो वेस्टर्न छोड़ दूं, मैं इंडियन में आ जाऊं, तो वेदों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, महापुराण की बात करें और विष्णु पुराण की बात करें, जो विष्णु भगवान की उसमें सारी जीवनी है, उसकी बात करें, महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, गीता की बात करें, ये भी क्या है? ये भी महान ग्रंथ हैं। तो ये हमारे इतिहास को, हमारे साहित्य को, हमारे दर्शन को बताते हैं, हमारी स्टडी को बताते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि मानव सभ्यता के विकास में, मानव सभ्यता या समाज के विकास में, मानव सभ्यता या समाज के विकास में, समाज के विकास में इतिहास,
साहित्य और दर्शन, दर्शन की विशेष भूमिका रही है। दर्शन की विशेष भूमिका रही है। देखो, पहली बात तो मैंने एक बार रियलाइज़ किया है कि और सब्जेक्ट ऐसी हैं जिनमें आपको इतना जोर नहीं लगाना पड़ता होगा। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ जाता है। इतना भी एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लेन करने से बचना है हमको। शॉर्ट, जैसे कि स्मार्ट स्टडी वाली बात है, चीज़ों को इतना समझना है कि बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हमें इतना भी नहीं पढ़ना फिलॉसफी को कि हम फिलॉसफर ही बन रहे हैं। हमें सिर्फ एग्ज़ाम से मतलब है। एग्ज़ाम्स को देखते हुए हमें चीज़ों को उतना ही समझना जितनी समझ में आ जानी चाहिए, अब उसका चाहे लेवल कितना भी हो। ठीक है, तो सभ्यता समाज के विकास में इतिहास, साहित्य, दर्शन के लिए विशेष भूमिका रही है। और इन तीनों देखें, इतिहास, साहित्य व दर्शन के संयुक्त रूप को, इतिहास व साहित्य और दर्शन के संयुक्त रूपी ग्रंथ को एक महान ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। एक महान ग्रंथ की संज्ञा दी गई है। महान ग्रंथ की संज्ञा दी गई है जी। अब ये महान ग्रंथ की संज्ञा दी गई, ठीक है, इस बात को भी हमने यहां तक लिखा। अब बात करें कि गौरव ग्रंथ जो हैं, ये महान ग्रंथ जो हैं, ये कब से हैं? क्या आज से हैं या पिछले 5 साल, या ऐसा करें कि इसको हम भूल ही जाएं कि कब से हैं, या ऐसा लिख दें कि आदिकाल से हैं? जी, तो लिखें आदिकाल से हैं। आपको भी पता कि रामायण की बात करें तो रामायण को भी उस वक्त ही लिखा गया था जब लंका युद्ध हो रहा था श्री राम भगवान क्या और रावण के समय। वो सारी घटना आपको याद होंगी। उसके बाद चाहे महाभारत की बात करें तो पांडव और कौरवों की बात हमें याद आ जाती हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ है कि महान ग्रंथ जो हैं वो आदिकाल व चिर सम्मत काल से मौजूद हैं। ठीक है, चिर सम्मत काल से मौजूद हैं। और चिर सम्मत जब काल से मौजूद हैं, क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद डियर ये बात कहीं ना कहीं सुनी है। चिर सम्मत मैंने नाम लिया था क्या पहले कहीं? याद करिए, कहाँ लिया था नाम मैंने? क्लासिकल का नाम मैंने साथ में आपको लिया था। जैसे कि लाइक मैं क्लासिकल लिबरलिज्म पढ़ा रहा था आपको, शास्त्रीय उदारवाद, जिसमें राज्य का उदारवादी दृष्टिकोण मैंने पढ़ाया था। लिबरलिज्म नेचर पढ़ाई थी मैंने आपको। ठीक है, जब आपने चिर सम्मत का नाम सुना होगा, चिर सम्मत का मतलब होता है प्राचीन समय। और इसलिए इन महान ग्रंथों को और या इन गौरव ग्रंथों को, महान ग्रंथों को या इन गौरव ग्रंथों को पता क्या कहते हैं? बहुत सारे नाम हैं इनके। इसको कहते हैं चिर सम्मत ग्रंथ। क्या बोलते हैं इसको? हम चिर सम्मत ग्रंथ भी बोलते हैं, चिर सम्मत ग्रंथ बोलते हैं इनको, या इसको हम शास्त्रीय ग्रंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शास्त्रीय। और इसको इंग्लिश में लिखें तो क्लासिकल, इसको क्लासिकल ग्रंथ भी बोला जाता है। और बात करें तो इसको अमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमर। इसको अमर कृति भी बोला जाता है। और एक और नाम से इसको पुकारा जाता है, वो है कालजेयी। क्या है? कालजेयी कृति। इसको कालजेयी कृति भी बोलते हैं। बिल्कुल, यानी एक बात हुई कि चिर सम्मत ग्रंथ, शास्त्रीय ग्रंथ, अमर। अमर का मतलब हुआ ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी मरेगा कोई भी। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा ग्रंथ ना तो कभी जिसका जन्म हुआ। मैं आपसे पूछूं कि रामायण की बात करें, है ना, पहले तो आप यही पता नहीं लगा पाएंगे कि श्री राम भगवान का जन्म। आप क्या मुझे डेट बता सकते हैं? एग्जैक्ट डेट पूछा है, नहीं बता सकते भाई, क्योंकि ये कल्पनाएं नहीं है, ये वास्तविकता है भी है। कुछ व्यक्ति कल्पना मानते हैं, वो उनका दृष्टिकोण है।
कुछ व्यक्ति ये मानते हैं, वो उनका दृष्टिकोण है। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जब हम श्री राम भगवान के जन्म की बात करते हैं तो शायद एक बार तो सोच में जरूर पड़ जाता होगा व्यक्ति, यार क्या बताएं कैसे हुआ जन्म। ठीक है, श्री कृष्ण भगवान जन्म की बात करें तो ईशा पूर्व छोड़ो, महान ईशा पूर्व की बात करें तब भी हम प्रमाणित नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, अमर हैं, जिनका ना तो कोई जन्म है और ना ही कोई मृत्यु है। कि आज है भैया, ये ग्रंथ 20 सालों के बाद खत्म हो जाएगा। आज भी गीता जायज़ है और गीता को आज भी पढ़ा जाता है, और गीता को हमारी चाहे 100वीं पीढ़ी आ जाए, चाहे 1000वीं पीढ़ी आ जाए, गीता को तब भी पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से बोला है कि अमर कृति है ये, यहाँ जिसका कोई अंत है और ना ही इसका कोई जन्म हुआ है, अमर। और एक है कालजेयी प्रकृति, इनको कालजेयी कृति भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो गौरव ग्रंथों को 4 नामों से आपको याद रखना है, इस बात को नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। अब सर गौरव ग्रंथ की क्या है परिभाषा थी? नहीं, गौरव ग्रंथ की परिभाषा ये नहीं है, क्योंकि गौरव ग्रंथ को केवल संज्ञा दी गई है मैंने, कि जो मैंने बताया समाज में 3 फैक्टर होते हैं विकसित होने के। ठीक है, उसको संयुक्त रूप को संज्ञा दी गई है गौरव ग्रंथ की। अब मुझे एक मिनट रुकिए, हम जलपान ग्रहण कर लेते हैं। अब आते हैं हम, सर गौरव ग्रंथ की परिभाषा क्या होगी? यदि मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको एक पुस्तक पकड़ाई, अब मैं बोलूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बुक, कि आप इस बुक की परिभाषा कैसे दोगे, है ना? अब मुझे एक चीज बताइए कि क्या किताब की परिभाषा देते समय क्या पहले किताब को पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा? बस इतना सा। क्या पुस्तक बिना पढ़े आप उस पुस्तक की परिभाषा दे सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं दे सकते। आपको भी पता है, जब तक मैं किसी चीज़ को स्टडी नहीं करूंगा मैं उसकी परिभाषा नहीं बना सकता। ठीक है, बताना तो छोड़ो, बना भी नहीं सकते। ठीक है, यानी जैसे कि बात करें, अब मुझसे कोई मेरे फ़ोन की परिभाषा पूछे कि आपका फ़ोन का फीचर्स क्या है, आपका फ़ोन कैसे ऑपरेट होता है, ज़रा बताइए। अब मैंने अपना फ़ोन कभी नहीं चलाया, मेरे हाथ में सिर्फ फ़ोन मार्केट से आया और देन मैंने अब से डिब्बे में ही रख रखा है। अब कोई व्यक्ति उस फ़ोन के बारे में मुझसे परिभाषा पूछेगा तो मैं नहीं बता सकता, सीधी सी बात है। उसके लिए मुझे पहले उस फ़ोन को 1-2 दिन, 3 दिन या 10 दिन पे यूज़ करना होगा, उसके बाद ही मैं उसका एडवर्टाइजमेंट कर पाऊंगा। ओके, तो समझ गए? यानी उस पुस्तक को पहले पढ़ना होगा आपको, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही आप उसकी परिभाषा सिद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए जाने जाते हैं बड़े फिलोसफर हैं, उनका नाम है, क्या है? डांटे जर्मिनो। क्या है? डांटे जर्मिनो। डांटे जर्मिनो ने इन महान ग्रंथों की परिभाषा दी। तो मुझे लगता है कि शायद महान ग्रंथ चाहे हमारे इंडिया के हों और चाहे वो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस के भी, वहाँ के भी चले हैं। क्या अमेरिका में कोई धर्म काम नहीं करता क्या? अमेरिका में भी समाज है, उनका भी धर्म है, वो अपने चर्च जाते हैं, पूजा करते हैं यीशु मसीह की। ठीक है, चाहे मैं जापान की बात करूं तो वो अपने महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं, चीन की बात करूं महात्मा बुद्ध की पूजा करते हैं। यही बात है। तो इसका मतलब यह है कि उस डांटो जर्मनी ने अपने किसी भी ग्रंथ को, और एक ही नहीं, दुनिया के 1000 ग्रंथों का स्टडी किया है, तभी उसने ग्रंथ की परिभाषा को बताया। और क्या बताया? जो सभी चीज़ों पर लागू होती है। तो लिखते हैं, एक शायद मेरे साथ ये जर्मन के दार्शनिक थे, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में डांटे जर्मनो जो थे ये जर्मनी के दार्शनिक थे, पर इनका नाम ही कुछ ऐसा है जर्मनो, तो जर्मनी से इनको ये थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, डांटे जर्मनो। तो महान ग्रंथ की उपयोगिता, भूमिका आपके सामने स्पष्ट है। और महान ग्रंथ की कोई भूमिका पूछे तो इतना बोल देना कि मानव सभ्यता का या समाज का विकास हुआ है इससे। अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने महान ग्रंथों और गौरव ग्रंथ बोल दें, चलो ठीक है। गौरव ग्रंथ की परिभाषा, गौरव ग्रंथ की परिभाषा। चलिए, तो परिभाषा में
नाम क्या बताया था? डांटे जर्मनो, जर्मीनो, सॉरी, डांटे जर्मीनो। चलिए, तो डांटे जर्मीनो को हम लाते हैं। डांटे जर्मीनो ने चाहे किस ग्रंथ का अध्ययन किया, किसका नहीं किया, दैट डजंट मैटर। बात यह है कि उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया है, तभी साथ मैं उनको फिलॉसफरी बोल रहा हूं, तभी मैं उनको फिलॉसफरी बोलूंगा। और वो क्या कहते हैं, देखिए, वो ये कहते हैं, ग्रंथ को क्या बोलते हैं, देखना सुनना। वो कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन का वह विवेचनात्मक अध्ययन, यानी विवरणात्मक अध्ययन, इसे कहते हैं डेस्क्रिप्टिव स्टडी, यानी बहुत ज़्यादा वर्णनात्मक है, बहुत ज़्यादा वर्णन है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, स्टडी होती जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा विवरण है, एक छोटी सी चीज़ पर इतना सारा रिसर्च दे दिया उसने। तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का वह डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट, मतलब इंग्लिश में बोलूं तो राजनीतिक दर्शन, या हिंदी में राजनीतिक दर्शन का विवरणात्मक अध्ययन, या विवरणात्मक अध्ययन जो यह साबित करे कि वह ग्रंथ कितना सूझबूझ वाला है, कितनी गहराई वाला है, कितना उच्च स्तर का चिंतन कर सकता है, कितनी उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके, कितना संकल्पना है, ठीक है, और कितना नवीन दृष्टि से युक्त है। इसको कहते हैं ग्रंथ। यानी वह ग्रंथ जो आपको नई आंख दे दे, नया दृष्टिकोण दे दे, जिससे आपके देखने की नजरिया ही बदल जाए, आपका कॉन्सेप्ट कैसा पढ़ने के बाद हो जाए, शायद ये भी ग्रंथ हो सकता है। शायद आपका उच्च स्तर का चिंतन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ये भी हो सकता है। और आपको उस ग्रंथ के पढ़ने के बाद आपको सूझबूझ की अकल आई है नहीं आई। कहते ना, एक होता है कहावत की, पढ़ा लिखा गंवार, यानी पढ़ लिए लेकिन चीज़ों को प्रैक्टिकल नहीं कर पाए आप लाइफ में। तो शायद ग्रंथ का उद्देश्य यही होगा कि आपने पढ़ा चीज़ों को, आपने प्रैक्टिकल कर दिया। तो डांटे जर्मिनो इस बात को कह गए हैं कि जो किताब, चलो किताब बोलते हैं, सीधी सी बात है, जो किताब सूझबूझ और संकल्पनाओं, गहराई, उच्च स्तर का चिंतन और नवीन दृष्टि से युक्त होती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं। आप मुझे बताइए, गीता को ध्यान से पढ़ें तो गीता को पढ़ने के बाद कहा जाता है कि शायद साइंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली में, यानी गीता में ही विज्ञान का सार है। यानी आपने गीता को पढ़ने के बाद अपनी सारी चीजों को साइंस में लगा दिया। और एक्चुअली में वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि गीता एक विज्ञान है, गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। मतलब वैज्ञानिकों का कहना है कि धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि वह एक विज्ञान है। और श्री कृष्ण भगवान को सबसे बड़ा विश्व का क्या बताया गया है, बेस्ट डिप्लोमेट्स बताया गया है। क्या बताया गया है, बेस्ट डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है, राजदूत। और राजदूत में इतनी बुद्धि होती है कि वो दो देशों के संबंधों को बिगाड़ कर अच्छे बना सकता है और अच्छे बनकर बिगाड़ भी सकता है। श्री कृष्ण ही मौजूद थे, महाभारत जब हो रही थी, तो बस इन्होंने बेस्ट डिप्लोमेसी का काम किया है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। कूटनीतिज्ञ व्यक्ति, आपको परिभाषा मिल जाएगी आज। कूटनीतिक मतलब क्या होता है, जो अपने हित के लिए संबंधों को बनाए, जो अपने हित के लिए। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने यही तो किया था कौरवों के साथ, यही तो किया था कि अपनी सेना दे दी और खुद पांडवों की तरफ से लड़े। तो यही होती है बेस्ट डिप्लोमेसी। और ये हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बोलते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महान डिप्लोमेट्स श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों, संकल्पनाओं, सूझबूझ, इतनी गहराई और उच्च स्तर के चिंतन के साथ जब किसी ग्रंथ का आप अध्ययन करते हो तो वो सीधी सीधी बात है, वो ग्रंथ और गौरव ग्रंथ और महान ग्रंथ बन जाता है। तो लिखें फटाफट से कि एक प्रसिद्ध दार्शनिक जिनका नाम क्या है, डांटे जर्मिनो। क्या है, डांटे जर्मिनो। अब सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने आने वाली है कि आप कैसे याद करोगे इनके नाम। और मैं फिर कह रहा हूं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। कितने याद कर लोगे आज? चलो मैं ट्रिक से 10 याद करा दूंगा आपको। तो क्या मैं आने वाले 20 की गारंटी ले सकता हूं? नहीं लूंगा। यदि चलो मैं 20 भी करा दूं तो 30 हो गए। तो कितने फिलोसफर हैं? तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है। मैं फिर बता दूं, जितना नाम लोगे उतना ही, जितना स्टडी करोगे, जितना चीज़ों को रिपीट करोगे, याद हो जाएंगे नाम, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध दार्शनिक डांटे जर्मिनो, और ज़्यादा याद नहीं करना, फेमस याद कर लो, बस आपका काम चल जाएगा और काम हो जाएगा।
एक प्रसिद्ध दार्शनिक डांटे जर्मीनो ने गौरव ग्रंथों को बताया कि वह राजनीतिक दर्शन, यानी राजनीतिक दर्शन का, पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन का वह विवेचनात्मक अध्ययन जो, यानी राजनीतिक चिंतन दर्शन का वह विवेचनात्मक अध्ययन जो अपनी सूझबूझ यानी मतलब बुद्धि से बात की गई है कि आदमी की बुद्धि कितनी हो गई पढ़ने के बाद, सूझबूझ, गहराई, उच्च स्तर का चिंतन और उच्च स्तर के चिंतन के साथ क्या हो सकता है, भव्य संकल्पनाएं, और संकल्पनाओं को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट। भव्य संकल्पनाएं और क्या हो सकता है, नवीन दृष्टिकोण, बिल्कुल लिखिए, नवीन दृष्टिकोण से क्या होता है, परिपूर्ण होता है, नवीन दृष्टिकोण से युक्त होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे महान ग्रंथ की संज्ञा या महान ग्रंथ कहा गया है या गौरव ग्रंथ कहा गया है, उसे गौरव ग्रंथ कहा गया है। उसे गौरव ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, तो यह है आपके गौरव ग्रंथ की परिभाषा जो डांटे जर्मीनो कहते हैं। क्या कहते हैं, डांटे जर्मीनो। इस पर बहुत ही ब्रैकेट लगा लेना बड़ा वाला। ठीक है, समझे? चलिए, तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। अब हम एक बात करते हैं, चलो ठीक है, परिभाषा तो आपने समझ ली है, मुझे लगता है महान ग्रंथ भी आप समझ गए होंगे कि गौरव ग्रंथ की भूमिका क्या थी। मानव सभ्यता और मानव समाज को विकसित करने में जो 3 फैक्टर थे उसमें गौरव ग्रंथों की भूमिका थी, क्योंकि हमने तीनों को ही गौरव ग्रंथ भी बोला था। उसके बाद गौरव ग्रंथ की परिभाषा की बात करें तो आपको डांटे जर्मीनो की परिभाषा भी याद रहेगी, और यदि गौरव ग्रंथ कब से मौजूद थे तो ये भी आपको याद रहेगा कि ये प्राचीन समय से, चिड़ सम्मत काल जी कृति, अमर, ना जिसका जन्म ना जिसकी मृत्यु। ठीक है, ये ग्रंथ शुरू से मौजूद हैं। ये किसी को पता नहीं है कब लिखे गए थे, हाँ किसने लिखे ये सबको पता है, कब लिखे गए थे और कब इनका अंत होगा, कभी नहीं होगा भैया, कभी नहीं होगा इनका अंत। ठीक है, अब इसकी उपयोगिता की बात करते हैं कि महान ग्रंथों की उपयोगिता क्या होती है। ठीक है, अच्छा इससे पहले आप एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताते हैं। अब इन ग्रंथों का स्टडी कौन करता था? इन ग्रंथों का स्टडी करते थे राजनीतिक चिंतक, और वही राजनीतिक चिंतक इन ग्रंथों के माध्यम से राजनीतिक चिंतन करते थे। ये समझे कि थिंकर्स जो है वो ग्रंथों को पढ़ के ही क्या करता था, मेडिटेशन करता था। तो समझ गए, थिंकर्स ग्रंथों को पढ़ेगा और उन्हीं ग्रंथों के माध्यम से मेडिटेशन करेगा और फिर अपनी बात को कह देगा। ठीक है, तो ये क्या है, कनेक्शन हो गया। क्या हो गया, कनेक्शन, कि पहले थिंकर्स जो होगा, थिंकर्स क्या करेगा, थिंकर्स पहले ग्रंथों को पढ़ेगा, जो महान ग्रंथ हैं ग्रंथों को पढ़ेगा, और उस ग्रंथों को पढ़ेगा, उसके बाद उसमें सूझबूझ विकसित होगी, कुछ उच्च स्तर का गहराई पैदा होगी, नवीन दृष्टिकोण बनेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो थिंकिंग करेगा। क्या करेगा, थिंकिंग करेगा, और थिंकिंग के बाद वो अपनी बात को क्या कह देगा, अपनी बात रखेगा, अपनी बात को रखेगा। ये प्रोसेस होती है सारी, ये थिंकर्स ने क्या किया
और उसके बाद उसने क्या किया, और मैंने थिंकिंग की परिभाषा आपको बता दी है। थिंकिंग की परिभाषा किसी भी चीज़ की उद्देश्य, उसकी प्रकृति को सोचती है और उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान करने पर विचार करती है। दैट्स कॉल्ड थिंकिंग, दैट्स कॉल्ड मेडिटेशन। ओके, समझे। और वो थिंकिंग कौन करता है? जो व्यक्ति महान ग्रंथों को पढ़ता है। और महान ग्रंथों को कौन पढ़ा? थिंकर्स पढ़े, और इन्होंने अपनी बात को कहा, तब से बन गया पॉलिटिकल थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकिंग। इससे बनी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। चलिए, और इनके विचारकों के बारे में ही आप पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट उसी के ऊपर है। तो अब मैं मानता हूं इस मेहनत के बाद मेरी, सर आपको आज अब संतुष्टि हुई होगी कि सर हम वैसे फिलॉसफर कहते थे, ये क्या करते थे, ये कहाँ से पढ़ते थे, ये कैसा चिंतन था भैया, कौन सा चिंतन करते थे ये। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार के चिंतन कहाँ से किया, कैसे किया, क्या फैक्ट था इसके पीछे, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और अपने इंडियन ग्रंथों के हिसाब से भी बता दी हैं, जो महान ग्रंथ कहा जाता है, भगवद गीता जो भी है, इन सब की बात यहाँ कही जाती है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। चलिए, अब हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। अच्छा, कुछ महान ग्रंथों के नाम लिखें। वो महान ग्रंथ जो कौन लिख गए हैं? जो पॉलिटिकल थिंकर्स लिख गए हैं। यानी अब ये मत कहना कि सर थिंकर्स जब ग्रंथों को पढ़ेगा तभी वो थिंकिंग कर पाएगा, ऐसा भी नहीं है। कोई भी थिंकर्स थिंकिंग करने के बाद भी महान ग्रंथों को बना सकता है, पढ़ सकता है। ओके, अब जैसे कि बात हुए कौन, प्लेटो की बात करें तो उनकी एक बहुत बड़ी पुस्तक है द रिपब्लिक, जिसमें पॉलिटिकल साइंस का पूरा विवरण है। तो प्लेटो की पुस्तक है द रिपब्लिक, ये कृति है भैया, और इस कृति को मैं चिरसम्मत, क्लासिकल, कालजयी और अमर बोल सकता हूं, क्योंकि ये एक महान ग्रंथ की श्रेणी में आती है, पहली बात। तो इसका मतलब थिंकर्स ने द रिपब्लिक की बात की, जो प्लेटो थे। उसके बाद और भी हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कौन से महान ग्रंथ की बात की है? जो उन्होंने खुद बात की है वो है, उस ग्रंथ का नाम है इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसफी ग्राफिक एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये कार्ल मार्क्स की एक कृति है। जिस कार्ल मार्क्स को आपने साइंटिफिक सोशलिस्ट कहा था, कार्ल मार्क्स इज नॉट अ यूटोपियन सोशलिस्ट, ओके, एंड साइंटिफिक सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स। ये बात भी बहुत अच्छी है। उसके बाद तो चीजें आपके सामने स्पष्ट हो गई हैं। यानी और भी हैं, प्लेटो के अलावा एक हुए लॉज हुए, उनकी विधि व्यवस्था, उनकी क्या है, विधि व्यवस्था, यानी लीगल अरेंजमेंट, उनकी बहुत बड़ी पुस्तक है, कृति है। और भी हैं मेरे सामने अभी, जैसे कि एक हुए अंगस्टाइन की पुस्तक का नाम है द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय नगरी। यानी उन्होंने समाज से विकसित होने वाले राज्य को सिटी ऑफ गॉड कहा है, ईश्वरीय नगरी कहा है। कई सारी पुस्तकें हैं। तो इन ग्रंथों के पहले हम एक नाम लिख लेते हैं फटाफट से, नेक्स्ट पेज करते हैं, इससे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो लिखेंगे कुछ राजनीतिक विचारकों के महान ग्रंथ, चलिए तो नोट करते हैं पहला, और याद आते जाएंगे तो आपको लिखाते हुए जाएंगे। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि ये सब्जेक्ट खत्म हो गई है, अभी तो पूरी बाकी है। कृति तो इतनी है भैया कि परेशान हो जाओगे याद करते करते। तो लिखें प्लेटो की है द रिपब्लिक, और उसके बाद है लॉज की है लीगल अरेंजमेंट। क्या है? लीगल अरेंजमेंट, है। और भी हैं कुछ, जैसे कि चलो अरस्तु ले लेते हैं भैया, अरस्तु बिना तो हम आगे भी नहीं बढ़ते। और जब मैंने पॉलिटिकल साइंस को सबसे पहले पढ़ाया था तो मुझे आज भी याद है, क्योंकि कल मुझसे किसी ने जिक्र किया, तो आज मैं आपको बता दूं, अरस्तु से मैंने स्टार्ट किया था। तो अरस्तु की पुस्तक है इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। क्या है? इथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ये एक पुस्तक है इनकी।
और उनका नाम है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। एथिक्स को बोलते हैं नीति शास्त्र। आपको भी पता है जब आप यूपीएससी के छात्र होंगे तो उसमें आप एथिक्स GS4 आता है आपका, GS4 नाम का पेपर है एथिक्स यूपीएससी में। उसकी बात करें तो उसमें अरस्तू का काफ़ी सारा विवरण है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिट था जब हम यूपीएससी के दौर में थे। मैं आपको बता दूं मेरे ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था और मेरा GS जो 4 पेपर है, GS जनरल साइंस वाला, जनरल स्टडी सॉरी, उसमें भी एथिक्स था GS4। तो मुझे काफ़ी हेल्प मिली इन फिलोसफर से। ठीक है, क्योंकि वहाँ की सारी चीज़ें यहाँ चेप दिया करता था और वहाँ की सारी चीज़ें वहाँ, क्योंकि एक ही बात है ना, एक फिलोसफी ने एक अपनी बात कही है। अब वो बात ऐसे थोड़ी ना है कि एक सब्जेक्ट में बदल जाएगी, दूसरे सब्जेक्ट में वही हो जाएगी, तो सारी चीज़ें वही होती हैं। तो मुझे बड़ा बेनिफिट मिला। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे एक हुए अंगस्टाइन, और मैंने आपको बताया था इनके बारे में भी। अंगस्टाइन की पुस्तक है द सिटी ऑफ गॉड। क्या है? द सिटी ऑफ गॉड। उन्होंने पूरे विश्व को ही क्या बोल दिया? भगवान की नगरी बोल दिया, द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वरीय नगरी। चलो भाई, इनकी भी हो गई। और एक हुए हमारे कार्ल मार्क्स। क्या हुए? कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है इकोनॉमिक्स, लिखेंगे इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफिकली मैन्युस्क्रिप्ट्स। क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनकी ये पुस्तक होती है। ठीक है, और मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, एक हमारे हुए JS मिल को भी नोट कर लें। JS मिल की पुस्तक का नाम है, JS मिल की पुस्तक का नाम हो सकता है, कुछ अरेंजमेंट को बताया था उन्होंने, शायद कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थी या अरेंजमेंट को लेकर थी, ऐसी कुछ पुस्तक थी इनकी JS मिल की। आप ऐसा करें, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर लिखें अभी, केवल कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। ठीक है, इनकी पुस्तक थी, उसको लेके बात कॉन्ट्रैक्ट करें, मुझे आगे का नाम थोड़ा मिस कर रहा हूं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को लेके इन्होंने पुस्तक बनाई थी JS मिल ने। तो ऐसे कई सारे देखो आपके सामने स्पष्ट हो गए हैं, ऐसे कई सारे अभी तो बहुत आएंगे, अभी तो केवल मैंने ट्रेलर बताया है आपको, अभी कई सारे आएंगे तो उनके सामने उनकी कृति को भी लिखवा दिया जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट है, चलो आज हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद क्योंकि चीज़ें थोड़ी 2-3 दिन अच्छी चलेंगी, तो मैं मानता हूं कि आप मेरा इस सब्जेक्ट में साथ भी देंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। तो अभी इतना ही रखते हैं, जब तक आप इस पर पूरा तरीके से अध्ययन करके आइए और फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे कल के लेक्चर में, और अभी के लिए समाप्त। जी, जय हिंद, जय नमस्कार।